अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो सीरीज़ है पिछले चौथे लेक्चर से हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना। नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके आप लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर SRC के फोल्डर में मैं एक जावा क्लास क्रिएट करता हूँ। जावा क्लास का जो नाम है वो मैं रखूँगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आज के बाद जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे, उन सब का सोर्स कोड मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोड करते हुए कोई परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग ने एक क्लास बनानी है रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से, और इस क्लास के अंदर हमारे पास होगा एक मेन मेथड क्यों लाजमी होता है, कंपलसरी क्यों होता है, ये मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बनने से पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से समझा सकूँगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू रिलेट अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। इसका क्या मतलब होता है, यानी मान लो कि हमारे पास कोई वैल्यू है और कोई वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एलिबोरेट करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आप लोग कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेटर मैंने लिखा हुआ है यानी लेस देन, जो ये पहला साइन आप लोग को दिख रहा है, उसका जो नेम है जावा के अंदर वो लेस देन पढ़ा जाता है। और उसके एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है x1 समझ लेते हैं कि x के अंदर वैल्यू है 1। अब x को हम कंपेयर करा रहे हैं यानी रिलेट कर रहे हैं 5 के साथ, बीच में हमने एक ऑपरेटर लगाया हुआ है, उस ऑपरेटर का नाम है लेस देन, यानी हम कह रहे हैं 1 इज लेस देन 5। आगे जो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स का हमेशा जो रिजल्ट होगा वो बुलियन में मिलेगा, बुलियन डेटा टाइप में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो बुलियन डेटा टाइप होती है उसके दो ही पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। तो फर्स्ट जो ऑपरेटर की एग्जांपल है उसमें मैंने लिखा है कि x इज लेस देन 5 यानी 1 इज लेस देन 5। तो 1 इज लेस देन 5 ट्रू होता है। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन का है, फिर मैंने एग्जांपल में लिखा x इज ग्रेटर देन 1 यानी 1 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 1 फॉल्स होता है। लेस देन इक्वल टू तीसरा ऑपरेटर है, इसका नाम लेस देन इक्वल टू होता है, और हाँ हम इसको भी कंपैरिजन ऑपरेटर में शुमार करते हैं क्योंकि ये बीच में किसी एक वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा होता है। तो मैंने लिखा x इज लेस देन इक्वल टू 3 यानी x या तो 3 से छोटा है या तो 3 के बराबर है। यहाँ पे इस केस में x 3 के बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो ये ट्रू होगी। फिर जो है मैंने जो चौथा ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी इसकी जो एग्जांपल है, तो यहाँ पे 1 ना तो बड़ा है 3 से ना बराबर है, तो ये फॉल्स होगा। और जावा में इक्वल टू के लिए हम दो इक्वल टू यूज़ करते हैं, यानी मैथ्स में जो 1 इक्वल टू यूज़ होता था वो जावा में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं होता बल्कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। दो इक्वल टू जब हमारे पास लगेंगे, जैसे कि आप लोग फिफ्थ ऑपरेटर देख सकते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल नीचे वाले मैंने एग्जांपल में मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 इसका हमेशा रिजल्ट आएगा ट्रू। और जो सिक्स्थ ऑपरेटर है वो नॉट इक्वल टू यानी जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल टू का मैंने साइन लगा, वो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर शुमार होता है जावा के अंदर। ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है।
उसकी एग्जांपल कुछ ऐसे कि x नॉट इक्वल टू 1 यानी x नॉट इक्वल टू 0 सॉरी, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 बराबर नहीं है 0 के, तो ये भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए कोड की तरफ, हम कोड में इस चीज़ को ट्राई करते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेटर मैं आप लोगों को बताया वो था लेस देन का। तो फॉर एग्जांपल समझ लो कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स टाइप का, और इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं 1, यानी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसका नाम है x, उसके अंदर वैल्यू है 1। अब इस 1 को हम कंपेयर कराएंगे, यानी x को हम कंपेयर कराएंगे x इज़ लेस देन 0 या x इज़ लेस देन हम कह लेते हैं 7। x इज़ लेस देन, सॉरी लेस देन का साइन आप लोग ने अगर कीबोर्ड से लगाना है तो शिफ्ट और m के साथ, जो m के राइट में जो की है शिफ्ट के साथ हम वो दबाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस आउट की स्टेटमेंट के अंदर हम इस चीज़ को स्टोर करेंगे। तो हम कहते हैं x इज़ लेस देन 9, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें शो करने लगेगा एस आउट की स्टेटमेंट के अंदर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जब हम कंपेयर करा रहे हैं तो कंपैरिजन में हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा वो बुलियन टाइप का आएगा, यानी या तो इसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है। तो आप लोग ने देख लिया यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है ट्रू आ गया। कैसे आया, 1 इज़ लेस देन 9, यानी इस वक्त इसकी वैल्यू ट्रू है। और इसको हम एक बुलियन वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करके कर सकते हैं, यानी x इज़ लेस देन 9, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमेशा बुलियन में आएगा, यानी ट्रू या फॉल्स में। तो हम यहाँ पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं ये आएगा हमारे पास रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट के अंदर ये चीज़ स्टोर होगी, तो हम रिज़ल्ट को भी प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट के अंदर वो वाली वैल्यू स्टोर होगी जब ये कंपेयर होंगे वेरिएबल और वैल्यू, तो उनका जो कंपैरिजन होगा वो रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट वही सेम है। उसके बाद हमारे पास था ग्रेटर देन ऑपरेटर। अगर हम यहाँ पे लेस देन को काट के ग्रेटर देन यूज़ करते हैं तो इस सूरत में हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि फॉल्स आएगा। तो होप्स हो ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को आइडिया हुआ होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ गया। यही सेम काम अगर हम एक थर्ड वेरिएबल लेके करते हैं, इंट, ये बार बार मैं इंट का यूज़ करता हूँ, कभी मैं डबल का भी यूज़ कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। डबल में यहाँ पे कह लेता हूँ f, उसके अंदर वैल्यू है 13.6। अच्छा, इसको मैं कंपेयर कराता हूँ किसी एक वैल्यू के साथ, यानी f को मैं कंपेयर कराता हूँ लेस देन इक्वल टू के ऑपरेटर का यूज़ करके। f इज़ लेस देन इक्वल टू, या तो छोटा है या बराबर है 14.67, ठीक है। f या तो छोटा है या तो बड़ा है 14.7 से 14.67 से। तो यहाँ पे इसको भी मैं रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर करूँगा, लेकिन रिज़ल्ट का यूज़ मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो डिक्लेयर हो चुका है, ऑलरेडी उसका स्कोप है। तो मैं यहाँ पे कोई यूनिक नेम होना चाहिए, तो मैं इसको कह लेता हूँ रिज़ल्ट 1, और इसको मैं एस आउट में प्रिंट करता हूँ, और ये वाली प्रिंट लाइन स्टेटमेंट में हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिज़ल्ट 1। रिज़ल्ट 1 के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे आउटपुट में चाहिए। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो अब हम स्क्रीन में देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट हमारे पास आया ट्रू। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है, ट्रू। और अब हम करते हैं जी ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए मैं एक फ्लोट का वेरिएबल लेता हूँ। आप लोग कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है आप लोग ने। मैं सारे वेरिएबल्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझे कि इंटीजर का बार बार यूज़ हो रहा है। तो फ्लोट का एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं g, और 14.6 f। और जब भी हम फ्लोट डिक्लेयर करते थे तो लास्ट में हमने f लगाना लाजमी होता था। अगर हम f का यूज़ नहीं करते तो ये एक एरर जनरेट करता है, तो हम f का यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस f को कंपेयर कराता हूँ, सॉरी g को मैं कंपेयर कराता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ 5.68 के साथ,
और इसको एक बुलियन के वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा सकता हूँ। ऐसे भी मैं एस आउट की स्टेटमेंट के अंदर भी इस पूरे कोड को मैं लिख सकता हूँ। तो एस आउट की स्टेटमेंट के अंदर ही लिखते हैं, जस्ट आप लोग उसके अंदर भी लिख सकते हैं हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा के, तो ऐसे भी आउटपुट सेम आएगा। और जो ये वाला रिज़ल्ट आएगा बुलियन के अंदर, जो हम रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो भी सेम आउटपुट शो करेगा। तो आप लोग ने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिज़ल्ट 2, क्योंकि अभी मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए, तो ये आउटपुट में शो होने लगेगा। तो यहाँ तक मैंने किया था, इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं काट देता हूँ। और ये तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट लाइन स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, जी यानी जो वेरिएबल जी था उसको हमने कंपेयर करा 5.68 के साथ, यानी हमने कहा 14.6 बड़ा है या बराबर है 5.68 से। तो इस वक्त ये बड़ा था, तो हमारे पास रिज़ल्ट आया ट्रू का। और हम अब इक्वल टू के लिए भी करते हैं। इक्वल टू के लिए भी हम क्या करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं इसके लिए, एक इंट, और इसमें हम लगते हैं y इक्वल टू y के अंदर जाए 3, और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। y के अंदर मैंने 3 रखा, और इसको मैं कंपेयर कराता हूँ, कंपेयर करता हूँ y को, यानी जो इक्वल टू का साइन होता था वो भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर था, ये इक्वल टू का साइन होता है। जबकि जावा के अंदर सिंगल अगर हम इक्वल टू का यूज़ करें तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये इस वक्त ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये जो मैंने कमेंट्स में जो मैं लिख रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जबकि जो दो के साथ यानी टू इक्वल टू हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास इक्वल टू यानी ओरिजिनल वाला इक्वल टू यू आप लोग कह सकते हैं वो बन जाता है, यानी रिलेशनल ऑपरेटर बन जाता है। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। तो होप सो इन दोनों के बारे में आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो गई होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ 3 के साथ ही। अगर मैं इसको 3 के साथ कंपेयर करके एक बुलियन के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करूँ और इसको नाम दूँ रिज़ल्ट y या रिज़ल्ट 4 के लो, और इसके अंदर असाइन करता हूँ, और लास्ट में टर्मिनेट भी होनी चाहिए ये स्टेटमेंट। अब मैं रिज़ल्ट 4 को आउटपुट में चेक करता हूँ इसका रिज़ल्ट क्या आता है। आउटपुट में हमें क्या शो करता है, तो मैंने रिज़ल्ट 4 को प्रिंट करना है, तो रिज़ल्ट 4। तो इस वक्त हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होगी 3 इक्वल टू 3, तो इस वक्त हमें आउटपुट में मिलेगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 5 करता हूँ, या आप लोग यहाँ ऊपर भी चेंज कर सकते हैं, तो इस वक्त जो रिज़ल्ट आएगा रन होने के बाद वो हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि 3 इक्वल टू 5 फॉल्स होता है। उसके बाद हम करते हैं जी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए। तो उसके लिए भी हम मान लो कि हम एक फ्लोट का वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट h इक्वल टू 89.6f, और उसके बाद हम क्या करते हैं, h को हम कंपेयर कराते हैं, h नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है 78.9, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं h बराबर नहीं है इसके, तो ये हमेशा एक बुलियन के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। इसको हम समझ लो कि हमने r मान लो r के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और इस r को हम प्रिंट करके चेक करते हैं कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन गया। तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आया, यानी 89.6 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 67, तो हमेशा इसका आउटपुट सही आएगा। अगर मैं 67 को चेंज करके यहाँ पे 89.6 डालता हूँ तो इस वक्त यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। एटी 9.6 मैंने यहाँ पे f लगाना मैं भूल गया,
तो आप लोग एफ लगा के करिएगा, क्योंकि फ्लोट के साथ कंपेयर होगा तो एफ हम लाजमी लगाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो रिज़ल्ट बना वो फॉल्स हुआ, यानी 89.6 के बराबर है। तो होप सो आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स तमाम क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को ये कोड चाहिए तो ये मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से इस कोड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आज तक की मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी आप लोग के साथ सीख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।